हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग खनिज लवण का अध्याय पढ़ रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम अब अलग अलग एक एक खनिज लवण के बारे में जो हमारे शरीर के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, हम उन खनिज लवणों के बारे में पढ़ेंगे। इस श्रृंखला में पहला खनिज लवण है कैल्शियम। कैल्शियम का देखो बच्चों, मैंने अंग्रेजी में भी लिख रखा है और संकेत इसका होता है Ca। ये अन्य खनिज लवणों की अपेक्षा कैल्शियम की मात्रा हमारे शरीर में सबसे अधिक होती है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। ये हमारे शरीर के कुल भार का 4% भाग खनिज लवणों का होता है। इसमें से आधा, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, इसमें से लगभग आधा यानी कि 2% भाग केवल कैल्शियम का होता है। और हमारे शरीर के अंदर जितना भी कैल्शियम होता है उसका 99% कैल्शियम हड्डियों में स्टोर रहता है, और उसी 1% जो होता है ये हमारे सॉफ्ट टिश्यूज में, हमारे रक्त के प्लाज्मा में होता है, और ये हड्डियों से ही हमारे रक्त के अंदर घुलकर पहुंचता है। खून में कैल्शियम की मात्रा 8.5 से 10.2 डेसीलीटर हो सकती है, होनी चाहिए। इससे ज्यादा होना भी नुकसानदायक है और कम होना भी नुकसानदायक है। और जब नवजात शिशु जो होता है जिसका वजन मुश्किल से 3 किलो के आसपास होता है, उसमें मात्र 27 से 29 ग्राम ही कैल्शियम होता है, और जैसे जैसे आयु बढ़ती है इसकी मात्रा बढ़ती जाती है। ये कुछ फैक्ट्स बेटा मैंने आप लोगों को इसलिए बताया है कि ये जीके के प्रश्न वगैरह में आपके आ सकते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में आ सकते हैं। अब कैल्शियम के कार्य क्या होते हैं? सबसे पहला है कि कैल्शियम जो है ये हमारी अस्थियों और दांतों की दृढ़ता के लिए, इनके निर्माण के लिए आवश्यक होता है। कैल्शियम जो होता है ये फास्फोरस और दूसरे खनिज लवणों के साथ मिलकर अस्थि और दांतों का निर्माण करता है। अस्थि हमारे शरीर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये अपने शरीर का फ्रेमवर्क है, इसी के ऊपर अपना पूरा शरीर टिका हुआ होता है। तो और अस्थि को बनाए रखने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। हमारी अस्थियों का निर्माण केवल एक ही बार में नहीं हो जाता है, इसमें निरंतर परिवर्तन आता रहता है। अस्थि से के जो उत्तक हैं नए नए बनते रहते हैं, पुराने वाले टूटते फूटते रहते हैं, तो इसमें निरंतर संश्लेषण और विच्छेदन की प्रक्रिया होती रहती है, और इस सारी प्रक्रिया के दौरान कैल्शियम की आवश्यकता निरंतर बनी रहती है। बच्चों के अंदर अस्थि का निर्माण बहुत तीव्र गति से होता है, इसलिए उनको कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा चाहिए होती है। और वृद्धावस्था में धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ साथ कैल्सिफिकेशन का प्रोसेस जो होता है अस्थियों में, अस्थियों की हार्डनिंग या उसमें कैल्शियम के जमाव की जो प्रक्रिया होती है वो धीमी होती चली जाती है। इसी वजह से अगर बच्चों की अस्थि टूट जाती है तो वो बहुत जल्दी रिपेयर हो जाती है, जबकि वृद्ध लोगों की जब होती है अस्थि, उसमें वो इतनी आसानी से रिपेयर नहीं होती है। इसके अलावा जिन लोगों के शरीर में कैल्शियम की कमी होती है उनकी अस्थियां भी टूट फूट होने पर वापस जुड़ने में बहुत अधिक समय लेती है। अब अस्थियां हमारे शरीर का मेन फ्रेमवर्क है, और अगर अस्थियों की वृद्धि नहीं होगी तो हमारे शारीरिक वृद्धि भी उससे प्रभावित निश्चित रूप से होगी। तो कैल्शियम हमारे शारीरिक वृद्धि और विकास के कारण शारीरिक वृद्धि और विकास को भी प्रभावित करता है। प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिखाई देता है, लेकिन क्या होता है जब हमारे भोजन के अंदर हमारे अंदर कैल्शियम की कमी होती है तो देखते हैं कि हमारे भोजन के अंदर प्रोटीन की मात्रा भी कम हो जाती है, और प्रोटीन शारीरिक वृद्धि के लिए प्रोटीन से ही पूरा निर्माणात्मक कार्य होता है, तो वो भी कम हो जाता है। अस्थि का भी निर्माण नहीं हो रहा, प्रोटीन भी नहीं हो रहा, तो इसलिए वृद्धि और विकास अवरुद्ध होते हैं। फिर मांसपेशियों के संकुचन में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारी मांसपेशियां जो फैलती सिकुड़ती है जिसकी वजह से हम अपने शरीर में गति कर सकते हैं, क्रिया कर सकते हैं,
उनको क्रियाशील बनाए रखने में भी कैल्शियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जब कभी भी हमारे शरीर के अंदर मांसपेशियों के अंदर कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है तो हमारी मांसपेशियां अकड़ने लगती हैं, सिकुड़ने लगती है और उनमें बहुत ऐंठन होने लगती है और उनमें दर्द होने लगता है। चौथा जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कैल्शियम करता है वो हमारे रक्त के जमना, रक्त का थक्का जमाना। बच्चों, मैं आपको पिछले कई चैप्टर्स में बता चुकी हूँ कि रक्त जब हमारे शरीर में कहीं भी चोट लगती है, कटते फटते हैं, तो उस जगह पर थोड़ी देर के बाद जब रक्त बहना शुरू हो जाता है तो थोड़ी देर के बाद में रक्त का बहना रुक भी जाता है। वो क्यों रुकता है? क्योंकि वहां पर एक थक्का जम जाता है, रक्त जो होता है वो हार्ड हो जाता है और हमारे जो घाव का सिरा होता है उसको कवर कर लेता है। अब रक्त का थक्का जमाना हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर रक्त का थक्का नहीं जमे तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि रक्त बहता जाएगा ऐसे होगा। तो रक्त का थक्का जमाने के लिए कैल्शियम कितना आवश्यक है कि देखिए, मैंने आपको इस तरह से चार्ट बनाकर समझाने की कोशिश की है। रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया, बच्चों होम साइंस की हर लड़की को ये प्रक्रिया अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए, इसलिए ध्यान से देखिएगा बेटा। हमारे रक्त के अंदर 3 प्रकार की कणिकाएं होती हैं, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स, या हिंदी में उनको हम बिंबाणु भी कहते हैं। तो जब कहीं भी चोट लग जाती है तो हमारे शरीर, ये रक्त कणिकाओं, रक्त में से रक्त कणिका बिंबाणु जो होते हैं, प्लेटलेट्स, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चों ध्यान रखना, जब डेंगू बुखार होता है तो प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, इसी वजह से लोगों के शरीर के अंदर रक्तस्राव होने लग जाता है और जगह जगह शरीर पर चकत्ते बनने लगते हैं। तो रक्त का जो प्लेटलेट्स होते हैं ये महत्वपूर्ण होते हैं रक्त का थक्का जमाने में। रक्त के प्लेटलेट्स के साथ कैल्शियम का आयन मिलकर थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करता है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन हमारे रक्त के अंदर बनता है रक्त प्लेटलेट्स और कैल्शियम आयन के मिलने से। थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम और विटामिन के और एक एंजाइम जिसका नाम ट्रिप्टेन होता है, ये मिलकर फिर प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ का निर्माण करते हैं। प्रोथ्रोम्बिन जब तैयार हो जाता है तो ये कैल्शियम आयन, विटामिन के और रक्त के 2 विशेष तत्व होते हैं 5 और 7, ये मिलकर थ्रोम्बिन का निर्माण करते हैं। चौथी प्रक्रिया में थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन भी हमारे रक्त के प्लाज्मा में उपस्थित होता है, ये मिलके फाइब्रिन का निर्माण करते हैं। फाइब्रिन जो होता है बेटा, फाइबर से मिलता जुलता शब्द है, और फाइब्रिन जो होता है ये रक्त रेशे से बना लेता है। जैसे अपने कोई भी फैब्रिक का जब निर्माण होता है, किसी भी कपड़े का निर्माण होता है तो तंतु होते हैं ना, तो उसी तरह से ही फाइब्रिन तंतुओं का निर्माण करता है, फाइबर्स का निर्माण करता है। फिर ये फाइब्रिन के अंदर, इस फाइब्रिन के अंदर ये रक्त के जो रेशे से बन गए हैं उसके अंदर हमारी विभिन्न प्रकार की रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका मिलकर रक्त का थक्का जमाती है। तो अब आप देखिए बेटा, प्रथम 3 जो अपनी चरण थे उन तीनों में कैल्शियम की आवश्यकता थी। तो कैल्शियम का महत्वपूर्ण कार्य है रक्त का थक्का जमाने में मदद करना। फिर ये हमारे हृदय की गति को सामान्य बनाए रखने में भी मदद करता है। हृदय की मांसपेशियों को संकुचित करने के लिए उनके ऊपर एक तंतुओं के अंदर एक तरल पदार्थ होता है। उस तरल पदार्थ में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम का होना आवश्यक होता है। कैल्शियम के अलावा पोटेशियम और सोडियम भी बहुत महत्वपूर्ण है, और इन तीनों का बिल्कुल सही उपयुक्त संतुलन होना बहुत जरूरी है। अगर कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाएगी तो हृदय का संकुचन सही नहीं होगा। सॉरी, संकुचन तो सही हो जाएगा लेकिन प्रसारण, हमारा हृदय एक बार सिकुड़ता है फिर फैलता है, सिकुड़ता है और फैलता है, यही हमारी हृदय गति होती है। तो इसमें हृदय का संकुचन तो हो जाएगा लेकिन प्रसारण सही ढंग से नहीं होगा, और अगर उसकी कैल्शियम की मात्रा कम है तो हृदय का संकुचन ठीक ढंग से नहीं होगा। तो ज्यादा कैल्शियम होना भी नुकसानदायक है और कम कैल्शियम होना भी नुकसानदायक है। इसके अलावा ये हमारे शरीर के कुछ एंजाइम्स को भी सक्रिय बनाता है। जैसे हमारी शरीर की जो छोटी आंत, जहां पर हमारे पूरे भोजन के पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, इसकी क्रियाशीलता कैल्शियम पर निर्भर करती है।
हमारे भोजन में जो कार्बोस, वसा और प्रोटीन होते हैं, इनके पाचन के लिए कुछ एंजाइम्स का होना आवश्यक है, और ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम ये कैल्शियम करता है। इसी तरह से हमारे अग्न्याशय से इंसुलिन हार्मोन के स्रावण में भी ये सहयोग करता है। ठीक है ना। अगला कार्य है इसका नाड़ी केंद्र, मतलब हमारा तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क से संबंधित और नाड़ी तंतुओं की संवेदनशीलता के लिए भी आवश्यक होता है कैल्शियम। ये हमारी तंत्रिकाओं को उद्दीप्त करने में, उनकी सामान्य प्रतिक्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। जब शरीर के अंदर कैल्शियम का विघटन होता है, कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म होता है, उस समय एसिटाइल कोलिन नामक पदार्थ का निर्माण होता है। और ये एसिटाइल कोलिन जो होता है, ये तंत्रिका केंद्र और तंत्रिका तंतुओं को संवेदनशील बनाता है। संवेदना प्रवाहित नहीं होगी तो हमारा मस्तिष्क, हमारा तंत्रिका तंत्र कोई काम नहीं कर पाएगा और हमारा पूरा शरीर ठप हो जाएगा। अब कैल्शियम की कमी के कारण क्या होते हैं? सबसे पहला तो है भोजन में, जो भी भोजन कैल्शियम युक्त भोजन है वो नहीं लेना। दूसरा महत्वपूर्ण कारक जो है वो है अत्यधिक मीठे का सेवन करना। बच्चों पता है, जब बहुत ज्यादा मीठा खाया जाता है तो उसकी वजह से हमारी किडनी में से, हमारे मूत्र के अंदर इसका विसर्जन होने लग जाता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का। इसके अलावा हमारी छोटी आंत के अंदर इनका अवशोषण भी कम हो जाता है, और अस्थि के निर्माण में ऑस्टियोब्लास्ट नामक जो अणु होते हैं, उनका नामक जो कोशिकाएं होती हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, उनका निर्माण नहीं हो पाता। तो ये अस्थि के निर्माण को बाधित करता है अत्यधिक मीठा खाना। इसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस रोग, मतलब अस्थि भंगुरता वाला रोग हो सकता है, जिससे अस्थियां बार बार जल्दी जल्दी टूटने लगती हैं। इसके अलावा जो लोग बिल्कुल भी शारीरिक श्रम नहीं करते, बेटा जो बिस्तर में पड़े रहेंगे, बिल्कुल आलसी होते हैं, बिल्कुल कार्य नहीं करते, उनके शरीर में से भी मूत्र के माध्यम से कैल्शियम का विसर्जन होना आरंभ हो जाता है। तो कब खाने से ज्यादा विसर्जन होना शुरू कर देता है। फिर बहुत दिनों तक अगर धूप में ना जाए, मतलब कुल मिलाकर धूप का क्या कार्य है? हमारे शरीर के अंदर धूप जो होती है ये विटामिन डी का निर्माण करती है, और विटामिन डी का कार्य होता है कैल्शियम का अवशोषण करना। तो अगर धूप में नहीं जाएंगे, विटामिन डी की स्तर कम होगा तो कैल्शियम का अवशोषण भी कम होगा। फिर कुपोषण, मतलब सही आहार मिल ही नहीं रहा है किसी भी तरह का, उसकी वजह से हो सकता है। महिलाओं में कैल्शियम की कमी बहुत सामान्य चीज होती है, जैसे बहुत ज्यादा मासिक स्राव होना, बहुत ज्यादा लंबे समय तक स्तनपान करवाना, क्योंकि बच्चे को जो भी दूध के अंदर कैल्शियम चाहिएगा वो फिर माँ की अस्थि से खिंचने लग जाता है। किसी हार्मोन की गड़बड़ी होना, और एक और चीज है कि जब स्त्रियों की आयु बढ़ जाती है तो उनको कैल्सिटोनिन नामक एक हार्मोन होता है जो कि हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। तो जैसे रजोनिवृत्ति होती है, मासिक स्राव रुक जाता है, मासिक धर्म आने बंद हो जाते हैं, तो स्त्रियों के शरीर में कैल्सिटोनिन का श्रवण भी नहीं होता, तो उसका आप कितना भी आहार में ले लीजिए कैल्शियम, लेकिन वो अवशोषित ही नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं बच्चों, लड़कियों को विशेष रूप से आरंभिक अवस्था में, मतलब 35-40 वर्ष तक की अवस्था में आप जितना कैल्शियम अपने शरीर में इकट्ठा कर सकते हैं वो कर लेना चाहिए। तो इसलिए उनको दूध, दही इत्यादि जरूर लेना चाहिए। और समय से पूर्व प्रसव होने से भी, बार बार जल्दी जल्दी प्रसव होने से भी होता है, क्योंकि शिशु जो है वो अपनी शिशु को जितने भी कैल्शियम की आवश्यकता होगी वो माँ की अस्थि से खिंच जाएगा। अब कैल्शियम की कमी के प्रभाव क्या होते हैं? सबसे पहले हम बच्चों में देखें तो इनकी शारीरिक वृद्धि और विकास में रुकावट आती है, अस्थियों की वृद्धि रुक जाती है, शरीर में से कैल्शियम का विसर्जन बढ़ जाता है, इनकी हड्डियां कमजोर हो जाती है और हाथ और पैर पतले हो जाते हैं। हाथ और पैर पतले होने का मतलब समझ रहे हैं बच्चों, कि उनकी अस्थियां ही कमजोर हो जाती हैं, और जब अस्थि कमजोर हो जाती है तो वो मुड़ जाती हैं। और जैसे विशेष रूप से पैरों की अस्थि, क्योंकि पैर के ऊपर पूरे शरीर का भार होता है और वो कमजोर होती हैं तो वो दबाव पड़ने से मुड़ जाती हैं, तो बो लेग्स, मतलब धनुष के आकार की हो जाती हैं, और रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है। बच्चों में इनके दांत देरी से निकलते हैं, उनके सिर की हड्डी उभर जाती है और छाती छोटी रह जाती है। तो जैसे ना कबूतर की तरह उभरी हुई छाती उनकी छोटी हो जाती है, बाहर की ओर निकली हुई।
वयस्कों में कैल्शियम की कमी से ऑस्टोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। ऑस्टोमलेशिया में भी ये बेटा कि अस्थियां जो होती हैं वो कोमल हो जाती हैं और ये बिल्कुल ऑस्टियोपोरोसिस से पहले की अवस्था होती है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ये ज्यादा होती है। मैंने आपको अभी बताया था महिलाओं में क्या क्या समस्याएं होती हैं, इस वजह से इसकी संभावना ज्यादा होती है। शरीर अस्थियों से कैल्शियम लेने लगता है, इसको कहते हैं डीकैल्सिफिकेशन होना। गर्भवती महिलाओं में जो बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा होता है वो माँ के शरीर से, माँ की अस्थियों से कैल्शियम खींचने लग जाता है। इससे महिला के शरीर में और कैल्शियम की कमी हो जाएगी। इसलिए गर्भावस्था में और धात्री अवस्था में अतिरिक्त कैल्शियम की मात्रा की आवश्यकता होती है। वृद्धावस्था में क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस रोग जो होता है, अस्थि भंगुरता होती है, मतलब हड्डियों के टूटने की, अस्थियां भुरभुरी हो जाती हैं, जरा सा प्रेशर लगा और वो टूट जाती हैं। और इसका कारण भी ये होता है कि अस्थियों में से कैल्शियम निकलने लग जाता है। और बुढ़ापे में कैल्शियम की कमी के कारण कुबड़ निकल आता है, कमर झुक जाती है क्योंकि अस्थियों से कैल्शियम निकल रहा है और जोड़ों में दर्द रहने लगता है। अब कैल्शियम की अधिकता के प्रभाव। कैल्शियम हमारे शरीर में आवश्यकता से अगर अधिक होगा तो वो भी नुकसानदायक होता है। इससे हाइपर कैल्सीमिया नामक रोग हो जाता है। हाइपर कैल्सीमिया रोग में क्या होता है बच्चों, देखो एक तो ना बच्चों में इनकी भूख कम हो जाती है, उल्टी की समस्या हो सकती है, कब्ज की हो सकती है, उनका चेहरा अजीब सा हो जाता है, उनके चेहरे पे सामान्य भाव नहीं रहते हैं और रक्त में कैल्शियम और आयरन की मात्रा भी बढ़ जाती है और इनके कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ जाती है। गुर्दों में असामान्य रूप से कैल्शियम का जमाव हो जाता है और इसको हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं। इसके अलावा कैल्शियम की जब मात्रा अधिक होती है तो ये फॉस्फेट के साथ मिलकर कैल्शियम फॉस्फेट नामक केमिकल का निर्माण करती है और ये हमारी हड्डियों को बहुत कठोर बना देता है और भुरभुरा कर देता है। अत्यधिक जमाव किसी चीज का हो जाता है, जैसे चूना किसी चीज में जमने लग जाता है तो वो भुरभुरा हो जाता है और आसानी से टूट सकती है और हड्डियों में झुकाव भी हो सकता है। इसके अलावा जब कैल्शियम बहुत ज्यादा हो जाता है बॉडी में तो ये मैग्नीशियम के स्तर को कम कर देता है, मैग्नीशियम के अवशोषण को कम कर देता है और ये मैग्नीशियम की कमी जो होती है ये हड्डियों के साथ साथ हमारी सेहत के लिए भी बहुत खतरनाक होता है। फिर अगर कैल्शियम अधिक मात्रा में लिया जा रहा है, विटामिन डी नहीं लिया जा रहा है तो यह भी हमारी अस्थियों के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है, फ्रैक्चर का कारण बन सकता है। इसके अलावा किडनी में क्रिस्टल्स बन सकते हैं, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि गुर्दे के अंदर पथरी बन सकती है और हमारे मस्तिष्क को भी नुकसान हो सकता है। कैल्शियम का अवशोषण को बहुत से कारक प्रभावित करते हैं, जिसमें है प्रोटीन। ये हमारे अवशोषण की, प्रोटीन की उपस्थिति कैल्शियम के अवशोषण की दर को बढ़ा सकता है। विटामिन डी होना आवश्यक है, विटामिन सी होना भी आवश्यक है। लैक्टोज यानी शर्करा जो होता है ये भी हमारे कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ा देता है। लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है और ये छोटी आंत के आरंभिक भाग में होता है ना। तो दूध में कैल्शियम, फास्फोरस, शर्करा और विटामिन डी उपस्थित होता है, इसलिए दूध कैल्शियम प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट साधन माना जाता है। फिर आहार के अंदर अगर कैल्शियम की मात्रा होगी तो निश्चित रूप से उसका अवशोषण भी बढ़ जाएगा। इसी तरह से फास्फोरस का भी उपस्थित होना आवश्यक होता है, तभी इसका अवशोषण हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे शरीर को जितनी आवश्यकता होगी उसका अवशोषण उतना ही होता है। कोई भी पोषक तत्व हमारे शरीर को, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, हमारे शरीर के अंदर मैकेनिज्म है, जितनी आवश्यकता होती है उतना अवशोषण करता है। ये प्रकृति प्रदत्त हमको वरदान है। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो कि कैल्शियम अवशोषण में बाधा उत्पन्न करते हैं, जैसे वसा और वसीय अम्ल। बहुत ज्यादा अगर इनकी मात्रा होती है तो ये कैल्शियम के साथ मिलकर वसीय अम्ल घुलनशील एक पदार्थ बना लेते हैं जिसे कैल्शियम का साबुन कहते हैं, इसलिए कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाता है। रेशा बहुत अत्यधिक मात्रा में, बेटा रेशा हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, लेकिन अत्यधिक मात्रा में ये भी हमारे, क्योंकि क्या होता है अत्यधिक रेशा खाने से
हमारी क्रम आकुंचन गति, मतलब जिसकी वजह से आंतों में गति होती है और भोजन आगे खिसकता है, वो बढ़ जाती है अनावश्यक रूप से, और कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाता है। फिर कैल्शियम और फास्फोरस का उचित अनुपात में रहना जरूरी है। अगर इसमें असमानता होती है तो कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाता है ना। फॉस्फेट और फाइटिक अम्ल जो हैं, इनकी ये भी अगर आहार में अधिक होते हैं तो ये कैल्शियम के अवशोषण को बाधित करते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल, जैसे पालक के अंदर होता है ऑक्जेलिक अम्ल, इस ऑक्जेलेट की उपस्थिति जो होती है ये भी हमारे इसके कैल्शियम के अवशोषण में बाधा उत्पन्न करती है। ये क्योंकि ये मिलकर ऑक्जेलिक अम्ल कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम ऑक्जेलेट बना देता है और ये घुलनशील नहीं होता है, इसलिए छोटी आंत में कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाता है। पालक के अंदर कैल्शियम और ऑक्जेलिक अम्ल दोनों रहते हैं, इसीलिए इनका अवशोषण सही ढंग से नहीं हो पाता है। फिर छोटी आंत में अगर क्षारीय माध्यम हो, क्योंकि इसका पीएच बैलेंस, मतलब अम्लीयता क्षारीयता जो पीएच बैलेंस पर निर्भर करती है बच्चों, तो ये बिल्कुल सामान्य होना चाहिए। अगर ये पीएच सामान्य से अधिक हो जाता है तो ये क्षारीय हो जाता है और कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो सकता। इसी तरह से भोज्य पदार्थ में अगर तांबा और मैग्नीशियम उपस्थित हो तो ये आवश्यकता से अधिक उपस्थित हो तो ये भी कैल्शियम के अवशोषण को बाधित करते हैं। दैनिक आवश्यकता जैसे मैं आपको सभी उसकी देती हूँ, तो कैल्शियम में देखिए प्रत्येक आयु वर्ग के लिए दे रखा है कितनी मात्रा में, आईसीएमआर के द्वारा निर्धारित है कितनी आवश्यकता है। यहाँ पर आप वीडियो को रोकिए और इसको नोट कीजिए और याद कर लीजिए, ये मिलीग्राम के अंदर दे रखा है। और कैल्शियम के स्रोत जो होते हैं, ये भी मैंने आपको सारणी पूरी दे दी है, इसको भी यहाँ पर भी आप नोट कर लीजिए। वीडियो को रोक लीजिए। खसखस में बहुत सारी चीजें, खसखस, तिल, कैरम बीज, अगाथी पत्तियां, खोआ वगैरह वगैरह। मांसाहारी खाद्य पदार्थों में भी होता है तिल, अजवाइन, चिया के बीज, आजकल चिया के बीज बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। बीन्स मतलब जितनी भी फलियां होती हैं, मसूर, बादाम इत्यादि इत्यादि। ये कैल्शियम के स्रोत जो हैं ये आप नोट कर लीजिए। और ये अंत में मैंने आपको जो चित्र दिया है वो फिर आपको याद करवाने के लिए दिया है कि किन किन चीजों में होता है। सबसे प्रमुख बात आप ध्यान रखिए, जब भी आपको कभी कहा जाए कैल्शियम रिच रेसिपी आपको बनानी है तो आपको दूध और दूध से बने पदार्थों का शाकाहारी लोगों को प्रयोग करना चाहिए। आप ये वीडियो को देख लीजिए, इसके साथ जो मैं पीडीएफ भेज रही हूँ उसको आप पढ़िए नोट्स को। कुछ समझ ना आए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद में इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से जो भी कोई नया वीडियो जब मैं अपलोड करूंगी आपके पास सूचना पहुंच जाएगी। वीडियो देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम, कक्षा और सेक्शन अवश्य लिख दीजिए। ये मैं चौमू कॉलेज की बच्चियों के लिए कह रही हूँ, और जिससे हम आपकी अटेंडेंस मार्क कर सकें। तो इस तरह से आप लोग करिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे।